नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी और वक्त हो गया विग डिबेट का। देश भर के 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों के लिए चौथे चरण के तहत वोट डाले गए। इस दौरान मध्य प्रदेश की 8 सीटों के लिए भी वोट डाले गए आज। तो चौथे चरण में मध्य प्रदेश के जिन लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले गए उनमें से देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा का नाम शामिल है। वोटिंग होने के बाद ये अब दलों के अपने अपने जीत के दावे हैं। तो आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर होगी और चर्चा को विस्तार देंगे। उससे पहले देख लेते हैं एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 सीटें देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ। उज्जैन में बीजेपी के अनिल फिरोजिया और कांग्रेस के महेश परमार के बीच, खरगोन में बीजेपी के गजेंद्र पटेल और कांग्रेस के पोरलाल खरते के बीच, रतलाम में बीजेपी की अनीता नागर चौहान और कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया के बीच, मंदसौर में बीजेपी के सुधीर गुप्ता और कांग्रेस के दिलीप सिंह गुर्जर के बीच, खंडवा में बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल और कांग्रेस के नरेंद्र पटेल के बीच, धार में बीजेपी की सावित्री ठाकुर और कांग्रेस के राधेश्याम मुवेल के बीच, देवास में बीजेपी के महेंद्र सिंह सोलंकी और कांग्रेस के राजेंद्र राधाकिशन मालविया के बीच मुकाबला है। एमपी की इन 8 लोकसभा सीटों पर 74 कैंडिडेट हैं। इनमें 69 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार हैं। खरगोन में सबसे कम 5 प्रत्याशी हैं। चौथे चरण के मतदान में 1,63,70,654 मतदाता मत का प्रयोग कर रहे हैं। इनमें दिव्यांग मतदाता 1,53,324 हैं। 85 साल के मतदाताओं की संख्या 87,979 है। 100 साल के मतदाताओं की संख्या 2,231 है। 18 से 19 साल के मतदाताओं की संख्या 5,02,219 है। 20 से 29 साल के मतदाताओं की संख्या 40,05,121 है। चौथे चरण के चुनाव में 49,400 मतदाताओं ने घर से वोटिंग की। मध्य प्रदेश में चौथे चरण के चुनाव में स्थानीय नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर खूब जवाबी हमले बोले। इस दौरान कई नेताओं के रोड शो और सभाएं भी देखने को मिली। बहरहाल मध्य प्रदेश में आखिरी चरण का चुनाव हो गया है। 8 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ है। अब सभी की निगाहें 4 जून पर टिकी होंगी, जिस दिन साफ हो जाएगा कि दिल्ली की गद्दी पर आखिर कौन बैठता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए सलमान खान की रिपोर्ट। तो सत्ता का संग्राम लगातार चल रहा है और आज मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। हालांकि मतदान प्रतिशत अच्छा रहा, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी चल रही है और अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि सभी सीटों पर हम जीत दर्ज कर रहे हैं, तो कांग्रेस के अलग दावे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिसोदिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता हैं आप। विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता हैं। अजय बोकिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, सबसे पहले हम आप ही के पास आएंगे। हमने देखा है कि पिछले 3 चरणों में पहले और दूसरे फेज में वोटिंग कम रहा। हमने घबराहट देखी है, हमने पसीने बहते हुए देखा है, हमने बयानबाजी भी देखा है और संघर्ष करते हुए पार्टियों को देखा है। चुनाव आयोग भी सक्रियता दिखाया है। लेकिन चौथे फेज में वोटिंग 70% के आसपास रही है। हालांकि अलग अलग जिलों और अलग अलग लोकसभा सीटों के आंकड़े अलग अलग हैं। हम इस घटते और बढ़ते वोटिंग परसेंटेज से क्या अनुमान लगा सकते हैं? देखिए, वोटिंग परसेंटेज घटने बढ़ने से और सत्ता परिवर्तन या सत्ता में वापसी का कोई सीधा संबंध नहीं है। अभी तक के जो अनुभव रहे हैं उसमें यह कि वो जो बढ़ा हुआ मतदान या घटा हुआ मतदान किसी के भी पक्ष में जा सकता है और किसी के खिलाफ भी जा सकता है। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव के हम अभी 4 महीने पहले जो हुए थे उसमें 2% मतदान पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में बढ़ गया था और ये माहौल बन गया था कि शायद बीजेपी की सरकार जा रही है। और लेकिन जब हमने फाइनल नतीजा आया तो नतीजा बिल्कुल उल्टा आया।
तो ये इससे कोई ठोस निष्कर्ष निकाल लेना है कि ये बढ़ा हुआ मतदान इस पार्टी के पक्ष में है और घटा हुआ मतदान लेकिन इस सर पार्टी दो बातें चल रही है। एक बातें चलती है कि अगर प्रतिशत बढ़ा है तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी को फायदा होता है। अगर इस बार ये भी चल रहा था कि भाई कांग्रेस और गठबंधन विपक्षी जो हैं, बीजेपी वाले तो वोट डालने गए थे जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, लेकिन जो और लोग हैं वो कहीं ना कहीं निराश हैं, कोई नेता नहीं है। ये 400 पार के आंकड़े जो दिए गए उसके वजह से उदासीनता दिखाई दी है। हाँ, निश्चित रूप से मतदान प्रतिशत इस बार घटा है, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो 2019 में जो मतदाता का उत्साह था वोट डालने को लेकर के, यही मौसम था, यही गर्मी थी, यही शादियों का सीजन था, लेकिन वोट डालने के लोग ज्यादा गए थे। इस बार वो नहीं गए, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो कारण इसके पीछे है। कारण ये भी हो सकता है कि अगर जैसे कि बीजेपी नारा दिया कि 400 पार, तो लोग ये मान बैठे कि साहब 400 तो आ ही रहे, तो अपने वोट देने से क्या फर्क पड़ना है और ना देने से क्या फर्क पड़ना है, इसलिए में नहीं गए हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि लोग बीजेपी से नाराज हो तो उन्होंने कहा कांग्रेस को वोट देना नहीं चाहता, बीजेपी से नाखुश हो इसलिए मैं किसी को नहीं देना चाहता, ये भी हो सकता है। तीसरा ये भी कारण हो सकता है कि लोग जो है बीजेपी को हराने के लिए निकले हों और उसको वोट न देना चाहते हो। तो कुल मिला के ये है कि कोई एक निश्चित कारण इसका नहीं बताया जा सकता है, कि किसी भी कारण से हो सकता है कि लोग वोट देने इस बार तुलनात्मक रूप से कम गए, इसमें कोई दो राय नहीं। और खासकर महिलाओं की भागीदारी भी कम हुई है इस बार वोटों के अंदर। लेकिन इससे कोई हम एक ठोस निष्कर्ष अभी निकाल लें कि ये इसके पक्ष में और इसके खिलाफ है, ये मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सिसोदिया जी आपके पास आएंगे। सिसोदिया जी, बड़ा प्रेशर रहा आपके पास, आपके पार्टी के नेताओं के पास, मंत्रियों के पास। साख तो दांव में लगी ही थी, लेकिन सत्ता भी जाने वाली थी, पद भी जाने वाला था, इस तरीके की बात भी सामने आई है। क्या इसी वजह से परसेंटेज बढ़ा है? और जो 8 लोकसभा सीटों पे आज मतदान पड़े हैं, मालवा और निमाड़ की सीटें, आपके लिए क्या संदेश दे रही हैं? क्या लगता है आपको, कितने दमखम के साथ है मैदान में? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में जो चुनाव की रणनीति बनती है उसमें मत प्रतिशत तो बढ़े, पर कौन सा मत प्रतिशत बढ़े ये मायने रखता है। तो हमारी स्ट्रेटेजी जो शुरू से थी वो ये थी कि आप प्रत्येक मतदान केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी के वोट पड़े। और हमने ये भी एक अभियान चलाया था कि जब हम धारा 370 का कलंक देश के माथे से मिटा सकते हैं तो 370 वोट हमारे प्रत्येक मतदान केंद्र पे बढ़े। अब दो तरह की स्ट्रेटेजी होती है इसके अंदर। एक ये होती है कि हमारा मतदान केंद्र पे हमारा मतदाता पहुंच जाए और वोट डाल दे, हमको जो नहीं देने वाला वो नहीं पहुंचे, एक ये स्ट्रेटेजी होती है। तो हम इसमें, मैं आपके सामने ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि हम इसमें सफल हुए कि हमने हमारा मत गिरवाने में हमें सफलता मिली। और उसका बड़ा श्रेय जो जाता है वो हमारे जो मतदान केंद्र के ऊपर काम करने वाली हमारी समिति है, जिसमें त्रिदेव है, जिसमें पंच परमेश्वर है, जिसमें पेश प्रभारी है, जिसमें पन्ना प्रमुख है। इस प्रकार के जो हमारे दायित्ववान कार्यकर्ता जो मतदान केंद्र के हैं वो चिन्हित कर करके जो वोट हमारे हैं वो वोट डल जाए, इस बात की चिंता करते रहे, दिन भर आज घूमते रहे क्षेत्र के अंदर। और उन्होंने सफलता प्राप्त करी उनके वोट को डलवाने में। हमने इस बात की भी सफलता प्राप्त करी कि कई स्थानों पर कांग्रेस की टेबलें ही नहीं लगी इस बार। टेबल से मतलब जो मतदान केंद्र के बाहर पार्टी की टेबल लगती है ना, जहां से मतदाताओं पर पर्ची और सुविधा उपलब्ध कराते हैं, वो टेबलें कई जगह हमने देखा आज कांग्रेस की नहीं लगी थी। कई जगह हमने देखा कि कहीं टेबल लग भी गई थी तो वहां एक के दुख के मतदाता भी नहीं दिख रहे थे। और थोड़ी देर में 12-1 बजे के लगभग तो ये स्थिति बनी थी कि वो उनके जो कार्यकर्ता थे वो उठ के चले गए। कांग्रेस में घोर निराशा देखने को मिली। कांग्रेस का मतदाता ये मान चुका है कि मोदी जी की लहर है, मोदी जी की सरकार बन रही है और अब की बात हो रहा है, इसलिए उसने अपने आप को 400 पार का नारा पहले दे दिया तो निराश तो आपने पहले ही कर दिया। मोदी की ठीक है छवि है, बरकरार है, लोकप्रिय हो रहे हैं, लेकिन 400 पार का नारा देके तो आपने कटघरे में खड़ा कर दिया था। विवेक त्रिपाठी जी आपके पास आएंगे। विवेक त्रिपाठी जी, आरोप लगातार लगते रहे आपके पार्टी की, हम भी ग्राउंड में, हमारे भी संवाददाता, हमारे रिपोर्टर पहुंचे थे, उनका भी यही कहना है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं दिखा। कांग्रेस पार्टी आखिर सामंजस्य क्यों नहीं बैठा पा रही है? और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे लेवल तक सक्रिय रहते हैं, आपने खुद देखा कि गृह मंत्री अमित शाह तक मध्य प्रदेश पहुंच जाते हैं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बातचीत करते हैं और इस तरीके की बात कहते हैं कि अगर जिस क्षेत्र में जहां का वो मंत्री है, अगर वहां पे वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा तो मंत्री पद गंवाना पड़ेगा। इस तरीके की बात बीजेपी में है, लेकिन आपके पार्टी में नीरस समझ में आता है, वो उत्साह समझ में नहीं आता है, दिखाई भी नहीं देता है। क्या नहीं लगता कि आपकी एक कमजोरी है? जी त्रिपाठी जी, यहाँ पे काम किया है
और निश्चित ही जो मूल मुद्दे हैं आज चुनाव में, जो मूल मुद्दे होने चाहिए उनको भटकाने का काम भाजपा ने किया। जिस तरीके से विपक्ष में रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को जो भी वादे किए थे, आज उनका रिजल्ट पेश करने की जगह, अपनी उपलब्धियां बताने की जगह भ्रम आधारित राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भ्रम की सरकार इन्होंने 10 साल पहले बनाई थी, भ्रम हटाकर बनाई थी, गुमराह करके देश की जनता को बनाई थी, आज उन्हीं सभी विषय में मूल मुद्दों पर चुनाव केंद्रित रहे। इसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता ने घर घर जाके जनता से सीधा संवाद किया है। निश्चित ही आज हर वर्ग परेशान है, चाहे हम युवाओं की बात करें, आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, रोजगार देने में आपने बहुत सारे, आपने बात की थी महंगाई खत्म करेंगे, 400 रुपए का गैस सिलेंडर हुआ करते तो आप कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार। आपकी बात मोदी सरकार, आज 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर है, गृहिणियां परेशान है, महिलाओं से सीधा संवाद करके उनकी परेशानियों को समझा। आप किसी मध्य प्रदेश के मंत्री जाके कृषि कर्मठ अवार्ड लेते थे, परंतु जब किसानों के ऊपर आपने काला कानून थोपने का कार्य किया और किसानों ने सड़कों पर उतर के भाजपा के खिलाफ में लामबंद हुए, तो कांग्रेस पार्टी थी जो कंधे से कंधा मिला के किसानों की आवाज को मुखरता के साथ में उठा रही थी। तब भाजपा के नेता क्या कहते थे, इन्हीं किसान भाइयों को खालिस्तानी की उपाधि दी जाती थी। आज पूरे देश भर में धारा 370 के आधार पर भाजपा चुनाव प्रचार कर रही है, वोट मांग रही है, परंतु आज जब कश्मीर में मतदान होता है तो वहां पे भाजपा का प्रत्याशी नहीं होता। तो निश्चित ही जब नरेंद्र मोदी जी विपक्ष में थे तो आप कहते थे मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाऊंगा। आज जब सत्ता में आ गए तो अपनी पूरी शक्तियों का, पूरी एनर्जी का उपयोग आप विपक्षी दलों को खत्म करने में लगा रहे हैं। तो निश्चित ही आज देश की जनता देख रही है, मूल मुद्दों से भिड़काने का जो प्रयास किया जा रहा है। 8 सीटों का मतदान हुआ है, उन सभी सीटों पर भाजपा के सांसद हैं। समस्या है, यथावत है। जब आपने पूर्व में जो वादे किए थे, आज भी क्षेत्र में, मालवांचल में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पानी की पीने की समस्या है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ भाजपा के सांसदों ने 10 साल पहले वादा किया था कि हम रेलवे लाइन लाएंगे, स्टेशन बनाएंगे। एक बहुत बड़ी संख्या में वहां के युवा रोजगार के लिए पलायन करते हैं अन्य राज्यों की तरफ। इनके सांसद प्रत्याशियों ने 10 साल पहले से वादे कर रखे थे कि हम रोजगार के अवसर यहाँ पर सृजन करेंगे। निश्चित ही आज मूल मुद्दों पे चुनाव लड़ने के लिए कहीं ना कहीं भाजपा पीछे हट रही है, क्योंकि बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। 10 साल का समय देश की जनता ने भाजपा सरकार से दिया। लेकिन त्रिपाठी जी, कमी तो आपके अंदर भी रही है। कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे बहुत से थे, बीजेपी ने बहुत सारे मुद्दे दिए थे जिसमें आप काम कर सकते थे, जमीन पे काम कर सकते थे, लेकिन आपने बस हवाई आपने निकाल दिया, मजबूती के साथ आपने काम किया नहीं। जो लोग हैं, जो पीड़ित प्रताड़ित, जो न्याय की मांग कर रहे हैं, केवल न्याय यात्रा से काम तो होगा नहीं, उन लोगों का आपका साथ बराबर नहीं मिल पाया। लोगों का भी यही कहना है कि हम मजबूती के साथ जुड़ नहीं पाए, हमारे पास मुद्दे थे। देखिए, निश्चित ही मणिपुर जनता और भाजपा का एक भी नेता वहां जाने के लिए तैयार नहीं था। वहां के मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थे। पूरी भाजपा की टीम संदेश खाली में अगर महिलाओं के ऊपर अपराध होता है तो वहां के लिए बोलती है। इसमें कहीं भी महिलाओं के ऊपर अपराध होता है, मैं समझता हूँ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर संदेश खाली पे प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे। मेरे नेता राहुल गांधी पैदल चल के मणिपुर जाते हैं, वहां की जनता से उनकी समस्या को सुनते हैं, समझते हैं और उसके सुलझाने के रास्ते निकालने का प्रयास करते हैं। हमारे मजबूत कार्यकर्ताओं के पूरे संगठन ने देश भर में जनता से सिर्फ मुद्दों की बात की है, उनको गुमराह करने का प्रयास नहीं किया। और देखिए, आज तो जो जनादेश है वो ईवीएम में कैद हो चुका है, 4 तारीख को वो परिणाम आने दीजिए। निश्चित ही भाजपा के लिए चौंकाने वाले होंगे और उनके पहले से जमीन सफल चुकी होगी। आज प्रदेश में नहीं, देश में परिवर्तन की लहर है। आज भाजपा के नेताओं को महंगाई नहीं दिखती, आज भाजपा के नेताओं को बेरोजगारी। चलिए ठीक है त्रिपाठी जी, 4 तारीख इंतजार हम भी करते हैं, लेकिन हम आपसे मजबूती पूछ रहे थे कि आपने जो विपक्ष की भूमिका निभाई है उसमें कितने मजबूत हैं, और मालवा और निमाड़ में आपका क्या योगदान रहा, किस तरीके से आप देख रहे हैं। अजय जी, आपके पास आऊंगा। अजय सर, जिस तरीके से हमने देखा है कि इस लोकसभा चुनाव में जो 2014 का चुनाव था उसमें कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह दिखाई देता था, 2019 के चुनाव में भी उत्साह दिखाई दिया, 2024 के चुनाव में उत्साह दिखाई नहीं दिया। इसका कारण क्या हो सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी का वो दाव जिसमें खुद विपक्ष फंस गया, 400 पार का नारा, या फिर और चीजों में गुमराह कर देना, और चीजों में भटका देना, क्या भारतीय जनता पार्टी की मजबूती रही? क्योंकि ये कूटनीति का हिस्सा हो सकता है, राजनीति में सब कुछ जायज है। बहुत सारे मुद्दे आए, 370 आया, 3 तलाक आया, राम मंदिर आया, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों से कहीं ना कहीं दूर, इसमें टच तक नहीं किया गया। देखिए, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि इस चुनाव में कोई ऐसा कोर मुद्दा नहीं था। अभी तक जो स्थिति बन रही है, कुछ मुद्दे उछाले गए जमीन से जुड़े हुए, उसमें महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय समस्याएं भी शामिल है उसके अंदर, और कुछ पुराने वादे जो बीजेपी पूरे नहीं किए वो वाले। लेकिन अब ये तो ऐसा है कि 10 साल से चल रहे हैं, इसमें नई बात कुछ भी नहीं थी।
और सवाल ये कि ऐसा कौन सा कोर इशू हो सकता है कि जो चुनाव को की धारा को पलट दे या ऐसा माहौल बना दे कि वोटर उसके लिए, चाहे वो सरकार के पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, मतदान केंद्र की तरफ खिंचा चला है। तो वैसा इस चुनाव के अंदर कोई मुद्दा अभी तक तो कम से कम 4 चरणों तक दिखाई नहीं पड़ा है। पुराने इशू हैं जो नई छौंक के साथ लगाए जा रहे हैं, और कुछ तो ऐसे नॉन इश्यूज हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, हिंदू मुसलमान वाले हैं, पाकिस्तान है, ये इस तरह की जो तमाम बातें हैं, तो उनका कोई खास मतलब नहीं है, आम लोगों से उसको लेना देना भी नहीं है। लेकिन इस अंडरग्राउंड तौर पर एक इशू जरूर काम कर रहा है। वो एक तो सबसे बड़ा यह है कि मोदी फैक्टर, मोदी फैक्टर का कोई बड़ा काउंटर अपोजिशन के पास नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि कोई ऐसा चेहरा उनके पास नहीं है जो विपक्ष भले ही एक हो, इंडिया गठबंधन एक हो, लेकिन एक चेहरा उनके पास नहीं है। तो एक बड़ा मुद्दा ये है। दूसरा, राम मंदिर भी एक बड़ा फैक्टर है जो अंदर ही अंदर काम कर रहा है, भले ऊपर से ना दिखाई दे। और मेरा मानना ये है कि दो ऐसे मुद्दे हैं जो भाजपा के पक्ष में काम करेंगे और कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या सीटें बढ़ेंगी कि नहीं घटेंगी, ये अलग मुद्दा है। मध्य प्रदेश में हो सकता है अगर बहुत बेहतर स्थिति में कांग्रेस रहेगी तो हो सकता है कि 2-3 सीटें वो जीत जाए और वही सीटें कम होंगी बीजेपी की, ये बात सही है। लेकिन इसके बारे में गारंटी से कहना मुश्किल है, क्योंकि अंडर करंट क्या है इसको कोई अभी तक जज नहीं कर पा रहा है, पत्रकार भी नहीं कर पा रहे हैं, और मेरे ख्याल से राजनीतिक दल भी उनकी दावेदारी अपनी जगह है। लेकिन बढ़ा हुआ मतदान या घटा हुआ मतदान किसके पक्ष में जा रहा है ये ठीक से समझना तभी पता चलेगा जब मत पेटियां खुलेंगी। लेकिन अंडर करंट है, ये बात आपने स्वीकार की है और इस तरीके का दिख भी रहा है। सिसोदिया जी, 2014 का चुनाव हमने देखा है। 2014 में देश को एक नेता चाहिए था, प्रधानमंत्री मोदी उस समय नेता थे, गुजरात के सीएम थे। मोदी का चेहरा लोकप्रिय हुआ, मोदी को लोगों ने चुना। इसके बाद 2019 का चुनाव आया, मोदी ने 14 में बहुत सारे नारे और वादे किए थे, लेकिन 2024 आते आते थोड़े फीके पड़ गए। 2024 अब चुनाव आ गया है, क्या आपको लगता है कि अभी भी मोदी पर उतना ही भरोसा है, उतना ही मैजिक बरकरार रहेगा, या फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि शाइनिंग इंडिया जैसे हाल हो जाए, 2004 रिपीट हो जाए? नहीं, मुझे ही नहीं, अभी स्वतंत्र पत्रकार महोदय बोल रहे थे, उनकी बात को भी इसमें समावेश करते हुए मैं बोलना चाहता हूं। उसके पहले कांग्रेस के प्रवक्ता भी जवाब दे रहे थे, वो भी मैं इसमें करना चाहता हूं जी। मैंने जब स्टार्टिंग का अपना वक्तव्य दिया तो उसके अंदर मैंने मोदी जी का 4 बार नाम लिया, 3 बार नाम लिया। सर, मोदी जी का ही तो नाम आप लोग ले रहे हैं, बाकी कौन से प्रत्याशी का आप नाम ले रहे हैं? केवल और केवल बात तो सर 543 सीटें देश में है, लोकसभा सीटें हैं, प्रत्याशी होता है जनता की आवाज, प्रत्याशी उठाता है क्योंकि वो लोकसभा सांसद होता है, अब वो जाके सदन में बोलता है। लेकिन हर क्षेत्र में, हर एक गांव में और हर एक चुनाव में मोदी के अलावा दूसरा होता ही नहीं है। निवेदन तो सुनिए मेरा। जी सर। तो मैंने 3 बार या 4 बार नाम लिया, और मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता जब बोल रहे थे तो उन्होंने 16 या 17 बार मोदी जी का नाम लिया। आपने प्रश्न उनसे ये पूछा था कि आपकी मजबूती क्या है जी, तो उन्होंने उनकी मजबूती नहीं बताई, उनके एक भी नेता का नाम नहीं लिया। मैं गिन रहा था बैठा बैठा, 17 बार नाम लिया उन्होंने मोदी जी का। तो मैं ये जो 4 चरण में समझ पाया हूं, इन 4 प्रारंभिक पहले 4 चरणों में जो मैं समझ पाया हूं, वो मैं ये समझ पाया हूं कि कांग्रेस और उसके जो साथीगण है एनडी गठबंधन, ये दिशाहीन नजर आए इन 4 चरणों में। इनके पास कोई नेता नहीं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं, इनको सिर्फ मोदी का विरोध और मोदी के बारे में अपशब्द बोलना, मोदी जी को योजनाओं की बुराई करना। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये करने से ये जीत जाएंगे, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि देश की जनता ये समझ चुकी है कि देश बहुत बड़ा देश है, विविधताओं से भरा हुआ देश है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं हैं, बोलियां हैं, अलग अलग कल्चर है, और ऐसे में बहुत प्रभावशाली नेतृत्व चाहिए जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके। तो वो मोदी के अलावा कोई विकल्प देश की जनता के सामने कांग्रेस दे नहीं सकी। आज कांग्रेस के पास में किसी प्रकार का या एनडी गठबंधन के पास में ऐसा कोई वैकल्पिक नेता नहीं है मोदी का कि जिसमें इतने बड़े देश की जनता भरोसा कर ले, विविधता से भरे हुए देश की जनता। और 5 साल में ऐसे ये भी सुनने में आया कि एनडी गठबंधन 5 साल में 5 प्रधानमंत्री की बात कर, तो कैसे संभव है जब नेता नहीं कांग्रेस के पास, नेता नहीं एनडी गठबंधन के पास, और सिर्फ मोदी की बुराई करके या मोदी जी के बारे में, उनकी योजनाओं के बारे में या मोदी जी को अपशब्द बोल के और चुनाव जीत जाएंगे? क्या पॉसिबल है? क्या नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो ऐसे में भी एक बड़ा कारण ये उभर के आया सामने कि निश्चित तौर पर आपने जो बात कही कि जो हमारा सांसद का प्रतिनिधि उम्मीदवार है वह जनता की आवाज उठाएगा, निश्चित तौर पर वो जनता की आवाज उठाएगा, पर वो जनता की आवाज कहां उठाएगा? सक्षम नेतृत्व के समक्ष। तो सक्षम नेतृत्व क्या है?
तो सक्षम नेता तो मोदी जी है। तो निश्चित तौर पर हमारा जब सांसद क्षेत्र से जीत के जाएगा तो वो अपनी आवाज को वहां पे उठाने का काम करेगा, और जब वो अपनी आवाज वहां उठाएगा, पार्लियामेंट में उठाएगा या सरकार के समक्ष रखेगा, तो क्षेत्र के विकास होंगे। तो कुल मिला के मोदी जी और मोदी जी की ये जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने विकास और गरीब कल्याण ये अपने केंद्र बिंदु में दो काम को रखा, और उसी के आसपास ये पूरा चुनाव रहा। मैं बहुत गर्व के साथ और गौरव के साथ ये बात कह रहा हूं कि हम सफल हुए जनता के बीच में विकास के मॉडल को स्थापित करने में, हम सफल हुए जनता के बीच में गरीब कल्याण के मॉडल को उपस्थित करने में। करोड़ों लोगों के मकान बना के दिए, करोड़ों लोगों को निःशुल्क इलाज हुए, करोड़ों किसानों की जो है सम्मान निधि देने का काम हुआ, और आज हम ये कह सकते हैं कि उसी चीज को कंटिन्यू करने का काम 2024 में हमारी सरकार करेगी। लेकिन सर ये बात भी हमने इस 5 साल में ही किसानों को आंदोलन करते भी हुआ भी देखा है। कई किसानों की जान भी गई है, और कई किसान आज भी पंजाब और हरियाणा में आंदोलन में बैठे हुए हैं। वो हमारे देश के किसान हैं। अगर किसान इतने खुश हैं तो फिर वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं? हमने महिलाओं को भी देखा है कि दिल्ली की सड़कों पर आवाज उठाती हुई। देखिए, विषय अंतर हो जाएगा उस आंदोलन पे, मैं किसी दिन अलग सा रखिएगा डिबेट में पूरा आप उसमें। नहीं सर, किसानों की बात आएगी तो आंदोलन की बात तो आएगी ना। किसान सम्मान निधि, देखिए किसान को सम्मान की आवश्यकता है, क्योंकि किसान जोखिम का काम करता है, और जो व्यक्ति जोखिम में, किसान कोई अपने लिए खाद्यान्न उत्पन्न करता है क्या? अगर किसान को खाद्यान्न की हम कीमत दे देते मतलब कोई एहसान नहीं कर रहे किसान एहसान कर रहा है, अन्नदाता एहसान कर रहा है देश की जनता में, क्योंकि अन्नदाता उगाता है तो देश की जनता खाती है। अन्नदाता अगर खेत में उगाना बंद करते तो आप हम क्या खाएंगे बताइए? आप फैक्ट्री में गेहूं बन नहीं सकता, ज्वार मक्का बाजरा फैक्ट्री में बन नहीं सकता। तो किसान जो काम कर रहा है, रात दिन खेत के अंदर काम करके जोखिम में काम करता है, उसे सर्पदंश हो सकता है, रात में वो खेत के अंदर उतरता है। ठीक है, तो बीजेपी का इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए ना, किसानों के लिए काम करें। एमएसपी तो मांग रहे हैं, उनको भी तो देना चाहिए। अगर उनकी मांगे आप पूरी कर देते तो काहे के लिए वो आंदोलन पे बैठते? चलिए ठीक है, अजय जी आपके पास आऊंगा। अजय जी मेरी बात सुनिए, क्यों 70 साल लग गए इस देश को किसान को सम्मान प्राप्त करने में? क्यों गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री का इंतजार करना पड़ा इस देश के किसान को? कोई किसान का पुत्र अटल बिहारी वाजपेयी आएगा तो फसल बीमा योजना लेकर आएगा, किसान क्रेडिट कार्ड लेके आएगा, प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से गाँव की सड़क लेके आएगा। क्यों इंतजार करना पड़ा? इसलिए इंतजार करना पड़ा कि कांग्रेस ने दूरदर्शी से कभी भी अन्नदाताओं की खबर नहीं ली। इसी वजह से आज कांग्रेस की स्थिति ये दुर्गति है, और आज हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि अन्नदाताओं की स्थिति को ऊंचाई उठाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक आंदोलन का सवाल है, आंदोलन को लेकर कई सारी बातें हैं। आंदोलन की शर्तें भी हमारी सरकार ने मानने का काम किया है। हमने वो कानून भी हटाने का काम किया जिनको किसान विरोध कर रहे थे। भले वो कानून अच्छे थे, हम अभी भी आज भी कह रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म, पर किसानों को पसंद नहीं था, हम समझा नहीं पाए उनको। ठीक है, अगर किसान तो आपके पास जाएगा। अजय जी, मैं थोड़ा सा लॉजिकल आपसे जानना चाहूंगा कि देखता हूं मैं अमूमन ऐसा होता है कि जिसको योजनाओं का लाभ मिला होता है वो सरकार के पक्षधर होता है, सरकार के पक्ष में वोट करता है। इस बार भी ऐसा होगा, जो बीजेपी चाहे केंद्र की योजनाएं हो या राज्य की योजनाएं हो, अगर उनको लाभ मिला है, लाभान्वित हुए हैं, तो बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन एक तबका, एक वर्ग ऐसा है जो लगातार विरोध करता रहा है, केंद्र सरकार से विरोध कर रहा है, राज्य सरकार से विरोध कर रहा है। हमने ये भी देखा है कि जो विरोधी दल है या विपक्षी लोग हैं वो कहीं ना कहीं बट जाया करते थे, लेकिन इस बार गठबंधन है, वोट एक जगह पड़ रहा है। क्या कुछ अलग हो सकता है? क्या कुछ करिश्माई हो सकता है? मेरे से पूछ रहे हैं अजय जी से। नहीं, देखिए, गठबंधन बना है उसको थोड़ा फायदा तो होगा निश्चित रूप से, क्योंकि जो वोटों का जो बंटवारा विपक्ष का था वो कुछ हद तक कम होगा। लेकिन गठबंधन उस तरह से भी नहीं बन पाया है जैसे कि बनना चाहिए था, क्योंकि एक घोषणा पत्र नहीं है उनका, कोई एक जो है कोई कॉमन प्रोग्राम नहीं है, एक कोई नेता नहीं है। तो सवाल ये है कि अलग अलग पॉकेट्स में जरूर टुकड़ों में ये फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन अगर हम पूरे देश भर की बात करें कि ये विपक्ष का वोट एकजुट हो जाएगा तो वैसा तो होता दिख नहीं रहा है। बंगाल में हमने देखा वहां नहीं हो रहा है, यूपी के अंदर भी लगभग बटा हुआ है, पंजाब के अंदर तो आपस में ही लड़ रहे हैं, केरल के अंदर आपस में लड़ रहे हैं, तमिलनाडु में जरूर कुछ स्थिति बेहतर है। तो कुल मिला महाराष्ट्र के अंदर तो दो गठबंधन ही आमने सामने हैं, और बिहार के अंदर दो गठबंधन आमने सामने हैं। तो कुल मिला के क्या है कि एकजुटता जो विपक्षी ऐसी होनी चाहिए थी, तो अगर वैसी होती तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होता, क्योंकि अगर 1-to-1 मुकाबला हो जाता तो फिर इनको जीतना बहुत मुश्किल होता। लेकिन वैसी स्थिति तो बनती दिख नहीं रही है। कुछ राज्यों में जरूर स्थिति ऐसी है, और मध्य प्रदेश जैसे राज्य का अगर की बात करें, या गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो यहाँ गठबंधन का वैसे भी कोई महत्व नहीं था, क्योंकि यहाँ पर दो ही पार्टियां आमने सामने शुरू से रहती आई हैं। हालांकि यहाँ भी गठबंधन में एक खजुराहो सीट उन्होंने कांग्रेस ने दी थी, लेकिन वो सीट भी उनका भी नामांकन प्रत्याशी का रद्द हो गया, तो वो भी लगभग वही स्थिति बन गई है।
तो कुल मिला के 4-5 राज्यों में तो एक ही बात है, जो आमने सामना सीधी बीजेपी और कांग्रेस के बीच, तो यहाँ गठबंधन का वैसे भी कोई मतलब नहीं था। बिल्कुल, मतलब बहुत ज्यादा मजबूती के साथ नहीं उतर पाए। विवेक त्रिपाठी जी, आपसे एक आखिरी सवाल लूंगा। विवेक जी, 29 सीटों पर मतदान हो चुका है, संपन्न हो चुका है, क्या कहते हैं आप? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आपके किले को अभेद किलों को भेजने की तैयारी में है, कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा, तो दूसरी तरफ आपके क्या वादे दावे हैं? क्या लगता है कि 29 में से कितनी आपके पास जाएंगी? देखिए, निश्चित ही 29 सीटों पे से 28 सीटों पे भाजपा के सांसद हैं और उनकी पूरी तरीके से क्षेत्र में निष्क्रियता जो है उसका परिणाम 4 तारीख को जनता उनको देगी। हम छिंदवाड़ा तो जीत ही रहे हैं, साथ में हम 10 से ज्यादा सीटों पे भी बहुत मजबूत स्थिति में है और जो जनादेश होगा वो 4 तारीख को हम सभी के सामने होगा। परंतु मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि 10 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिसपे हम निरंतर, हमारे कार्यकर्ता लंबे समय से काम कर रहे हैं, जनता से सीधा जुड़ाव रखते हैं और मूल मुद्दों पर जाके उनकी मूल समस्याओं पर चर्चा करके, हमारा आधार यह है कि जो मूल समस्या होनी चाहिए, हम इधर उधर की बात नहीं करते, जो समस्या है उस समस्या पर संवाद करते हैं और निश्चित ही उसी का मुझे परिणाम ये दिखता है कि 4 तारीख को जब परिणाम आएगा और जो जनादेश है जब हम सबके सामने होगा तो भाजपा को निश्चित ही नुकसान होगा, क्योंकि जनता ने कांग्रेस का साथ दिया है, इंडिया गठबंधन का साथ दिया है और 10 साल से मोदी सरकार के झूठे वादे, झूठी घोषणाएं सुन रही है और उससे जनता ऊब चुकी है। निश्चित ही अभी जैसे भाजपा के आदरणीय प्रवक्ता महोदय बता रहे थे, किसानों का जैसे आपने सवाल पूछा तो इधर उधर की बातें करके गुमराह करने का प्रयास करते रहे। आप कह रहे थे कि किसानों को सम्मान मिलना चाहिए, किसानों का सम्मान तो आप लेते हैं, दिल्ली जाके जब कृषि कर्मठ अवार्ड ले लेते हैं और वापस मध्य प्रदेश में आके उन्हीं किसानों के ऊपर गोलियां चलाने का कृत्य करते हैं, किसान आंदोलनों को खालिस्तानी कहने का आप काम करते हैं, किसानों के ऊपर 28% जीएसटी लगा देते हैं, 18% जीएसटी लगा देते हैं, 28-18% के स्लैब से कृषि यंत्र बेचे जा रहे हैं, आज उनको एमएसपी का दाम नहीं मिल रहा है, जो वादे आपने किए थे समर्थन मूल्य देने का वो नहीं मिल रहा है, तो निश्चित ही सभी वर्गों में नाराजगी और ये नाराजगी का परिणाम 4 तारीख को भाजपा को भुगतना पड़ेगा। आज प्रदेश ही नहीं देश में परिवर्तन बात रखी। सिसोदिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस संवाद में हिस्सादारी आपने दी। तो जिस तरीके से अब 29 सीटों पर लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, राजनीतिक दलों के अलग अलग वादे दावे हैं और जनता को रिझाने और वोट को अपने पक्ष में लाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन जनता सब कुछ जानती है और जनता जब ईवीएम के सामने बटन दबाती है तो उसे 5 साल में पक्ष और विपक्ष के किए हुए कामों का परिणाम देना होता है और जनता अब आगे सत्ता की चाबी किसके हाथ में देगी ये जनता खुद तय कर रही है। मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। 4 जून को नतीजे निकलेंगे, नतीजे किसके पक्ष में होंगे, कौन सत्ता की चाबी संभालेगा, ये आने वाला समय जरूर बताएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।